थर्ड चैप्टर में ओहम्स लॉ, ओम का नियम, इसका सत्यापन या इसका डेरिवेशन करेंगे। क्वेश्चन हमारा इस तरह से आता है बोर्ड के एग्जाम में, अनुगमन वेग के आधार पर या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन करो। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू डिराइव ओम्स लॉ। तो देखिए क्या करते हैं, ये डायग्राम है सामने, इसमें कोई L लंबाई का चालक का तार है और ये हमने मोटाई अधिक दिखाई है जिससे कि इसके अंदर चलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा सके। जो रेड कलर से दिखा रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा रखा है, ये कुंजी है। यह फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने रेड कलर से दिखाया है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल अपनी ओर आकर्षित करेगा। छड़ को इसलिए इसमें मोटाई में दिखाया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को अंदर गति करते हुए दर्शा सकें हम। तो बैटरी से जोड़ने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन सब बैटरी के प्लस के टर्मिनल की ओर चलने लगेंगे और एक इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल पर आएगा तो नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर से यहां पहुंच जाएगा। ये साइक्लिक प्रोसेस इसमें चलेगी। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में हो, तो उस पर फोर्स लगता है वैद्युत बल F E इक्वल टू QE। चूंकि यहां पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q की जगह स्मॉल e और Fe। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा जिससे इलेक्ट्रॉन की गति करेगा, मोशन कंडीशन में आएगा। उस कंडीशन में F इक्वल टू हो जाएगा ma, ये मैकेनिकल फोर्स होगा। दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा ma इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E, यहां से a इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, चलने वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है ये। अब हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर चलते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन एटम्स, उनसे ये इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चलेंगे। तो टकराएंगे तो उसके बाद उनकी स्पीड चेंज होगी। क्या होगी, देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। ये मैं किसी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहा हूं तो v1 u1 at1। यहां t जो होगा वो टक्कर में लगा टाइम है कि कितनी देर में टक्कर हुई। ये है ऊष्मीय वेग। जब बैटरी को नहीं जोड़ा गया था तब ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहे थे, अनियमित चल रहे थे, कोई इधर को कोई इधर को, उस समय का वेग है। ये वेग है जब बैटरी से जोड़ दिया गया चालक को तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो आएगा v2 इक्वल टू u2 प्लस at2। इसी प्रकार अदर के लिए भी लिख सकते हैं। अगर मैं सबका एवरेज लूं तो आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट अपॉन n इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, n से डिवाइड। ये एवरेज वैल्यू ही इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब हम क्या करेंगे,
V1 की जगह पर लगाएंगे U1 प्लस A T1, V2 की जगह U2 प्लस A T2 प्लस डॉट डॉट अपॉन में n। इसमें U1 प्लस U2 U3 इनको एक साथ लिख लेंगे, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट अपॉन n, और AT1 AT2 इनको एक साथ लिखेंगे, AT1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट अपॉन n। ये स्टेप थोड़े लेंथी लग रहे होंगे। ये ऊष्मीय वेग थर्मल वेलोसिटी का एवरेज मान है जो कि 0 होता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मीय वेग में इलेक्ट्रॉन सब रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, तो उनकी एवरेज जब लेंगे हम तो 0 आएगा। यहां पर आएगा A और इसका एवरेज मान हो जाएगा टॉ, जिसे कहते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ये इलेक्ट्रॉनों की जितनी टक्कर हुई सब में लगे टाइम का जो एवरेज वैल्यू है वो टॉ है, श्रांति काल। हम लिखेंगे VD इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहां आएगा A टॉ, इक्वेशन नंबर 2। A के स्थान पर ये वैल्यू लगा देंगे, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और टॉ। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यहीं तक कि अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताओ, तो यहीं तक करना था, हमें आगे नहीं बढ़ना है। आगे तब बढ़ेंगे अगर ओम के नियम का निगमन कराया है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन कराया है, प्रूफ कराया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ है V अपॉन I इक्वल टू R कांस्टेंट। तो जब इक्वेशन में V और I आ जाएंगे तो समझ लेंगे हम कि ओम्स लॉ आ गया है। अभी ना V है ना I है। हम जानते हैं कैपिटल E इक्वल टू B अपॉन L, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू विभवांतर बटे लंबाई। इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा VD इक्वल टू स्मॉल e अपॉन m, कैपिटल E की जगह लगा देंगे V अपॉन L और आगे टॉ। ये रिलेशन किस नाम से जाना जाएगा? BD और E में संबंध, या VD और टॉ में रिलेशन, अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध, वो यहीं तक होगा। ओम का नियम करना है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और VD की वैल्यू लिख दी हमने ये। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर तो आ गया, करंट नहीं है, तो करंट के लिए हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, संबंध पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू NE VD इंटू A। I इक्वल टू NE और VD के स्थान पर ये वैल्यू E B टॉ अपॉन ML, ये पूरा मान BD का इंटू A। अब हमारा फोकस सिर्फ दो क्वांटिटी पर है मेन, एक तो V पर और एक I पर। तो मैंने क्या किया, B को यहीं रोका, I को अपॉन में जाएगा, I जाएगा अपॉन में, और इधर जो अपॉन में है वो ऊपर आएगा ML, और जो ऊपर है वो सब नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, NE स्क्वायर टॉ A। दोबारा सुनेंगे, I V के अपॉन में चला गया, ML इधर ऊपर आ गया, NE स्क्वायर टॉ A इधर अपॉन में आ गए। ये सभी वैल्यू पैरामीटर्स ये कांस्टेंट वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तार की लंबाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कांस्टेंट होती है 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। ए इस तार का क्षेत्रफल करंट बहने पे वही रहेगा, और टो श्रांति काल। अलग अलग टक्कर का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब टक्करों का एवरेज मान एक ही होगा। तो ये सब कांस्टेंट हैं। तो हम लिख सकते हैं V/I इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा क्या होता है R। तो R, ये सब R का रोल कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का हमें एक संबंध पता लगा इसके पदों में, पैरामीटर्स के पदों में। ये तो हमारा यही प्रूव्ड हो गया। जहां कैपिटल R इक्वल टू ml अपॉन Ne² टो A, प्रतिरोध का मान, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राचल। हिंदी में कहते हैं इन्हें प्राचल, और इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। ओम के नियम की कंडीशंस, सीमाएं हैं कि इसमें जो चालक तार है, वायर है, उसका टेम्परेचर ना बदला जाए, उसकी लंबाई ना बदली जाए, तो ये V प्रोपोर्शनल I होता है। अब हम इसके अतिरिक्त ओम्स लॉ के एक सर्किट क्लासिफिकेशन किया गया है। ओमीय प्रतिरोध, परिपथ लिख देंगे यहां, ओमीय परिपथ, और एक होता है अनओमीय परिपथ। ओमीय सर्किट और एक अनओमीय सर्किट है। तो ये क्या होते हैं जरा देखेंगे। जिन सर्किट्स में वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, वो सर्किट कहलाते हैं ओमीय परिपथ। कौन से होते हैं? इनके एग्जाम्पल हैं कॉपर, चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि के तार। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें 4-5 वैल्यू वोल्टेज की, 4-5 वैल्यू करंट की दे दी, और बोले इसमें से छांटो कौन से ओमीय सर्किट है। तो हम उसमें V और I का रेशियो अनुपात देखते हैं, V को I से भाग दे देकर देखते हैं। जितने ग्रुप में V/I का मान बराबर आ जाएगा, 5 वैल्यू दी है वोल्टेज की, 5 करंट की, उसमें 3 V/I अगर बराबर आ गए, तो वो 3 वाले जो जोड़े हैं वो हमारे ओमीय सर्किट कहलाएंगे। तो ये धातुओं के तार हमारे सब काय के उदाहरण है ओमीय परिपथ के। इसमें जो ग्राफ बनता है, y अक्ष पर करंट ले ली, x अक्ष पर वोल्टेज, और इसमें ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी ये। तो ओमीय परिपथ का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। दूसरे हमारे इसमें है अनओमीय परिपथ। ये क्या है? जिनमें वोल्टेज और करंट का अनुपात कांस्टेंट नहीं रहता, वो कहलाते हैं अनोमीय परिपथ सर्किट। ये कौन कौन से होते हैं? इनके एग्जाम्पल हैं हमारे मोबाइल, रेडियो, टीवी में लगे होते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, जो टॉर्च होती है, टॉर्च में लगने वाला एक बल्ब होता है,
वो जब एम्पियर कम होते हैं उस समय वो भी हमारा किसका काम करता है, अनोमीय परिपथ का। डायोड, बाल्ब आदि। ये अगर ग्राफ इनके लिए हम बनाएं, इस अक्ष पर करंट और इस पर क्या ले लिया, वोल्टेज, तो इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आकर इसमें कर्व फॉर्म में आता है, मुड़ा हुआ ग्राफ होता है जिसे कहते हैं वक्र। तो ये डायोड के लिए बनाया है मैंने। इनमें वोल्टेज के बढ़ने पर करंट उस रेशियो में नहीं बढ़ती। ओमीय परिपथ में जितना हम करंट बढ़ेगी उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे। लेकिन अनोमीय में वोल्टेज और करंट दोनों के बढ़ने का अनुपात एक सा नहीं होता। वो ग्राफ, ये ग्राफ यही प्रदर्शित कर रहा है। शुरू में वोल्टेज के साथ करंट बढ़ी है, बाद में करंट तेजी से बढ़ गई, ऊपर को ग्राफ चला गया। वोल्टेज कम बढ़ा और करंट ज्यादा बढ़ गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभवांतर V, विद्युत वाहक बल कैपिटल E और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। बैटरी हम नई खरीद कर लाए, उस पर लिखा है 6 वोल्ट, तो वो 6 वोल्ट जो होगा वो उस बैटरी का क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। हम टॉर्च में जो सेल डालते हैं उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। घड़ी में सेल डालते हैं छोटा सा, उस पर भी लिखा होता है 1.5 वोल्ट। वो 1.5 वोल्ट हमारा उस सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल। एक है इसमें आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल जिस घोल का बना हुआ है, जिस मिश्रण का बना हुआ है, जो उसके अंदर केमिकल है, वो केमिकल करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। इन्हें हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है, तीनों को डिफाइन कर रखा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब सेल अपनी करंट देता है, सेल से हम करंट लेते हैं, बल्ब जलाएं, पंखा चलाएं, उस समय इसकी वैल्यू कम होती है इससे। चार्जिंग के टाइम ये ज्यादा हो जाता है इससे। संबंध देखेंगे, इसमें संबंध निकल के आएगा V = E - IR। ये कोई सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ कोई बाह्य प्रतिरोध लगा है कैपिटल R। करंट को दिखाते हैं सेल के प्लस से निकलते हुए, ये धारा आ रही है। चूंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत उच्च होता है, हाई होता है, इसलिए धारा मैक्सिमम करंट इधर से निकलेगी। देखेंगे क्या करना है। इस सेल से दी गई एनर्जी दो स्थानों पर खर्च होगी, दो रेजिस्टेंस पर खर्च होगी। तो एक बाह्य प्रतिरोध पर और एक आंतरिक प्रतिरोध पर। आंतरिक प्रतिरोध को हम डॉट डॉट लाइन से बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरह से। तो सेल द्वारा दी गई एनर्जी W
खर्च होगी W बाह्य प्लस W आंतरिक। कुछ एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर खर्च होगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पर खर्च होगी। ये W हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, V इक्वल टू W अपॉन Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो रिलेशन हो जाएगा B इंटू क्यू प्लस यहाँ आएगा B डैश इंटू क्यू। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें मैंने विभवांतर V माना है तो यहाँ B आएगा, आंतरिक वाले में B डैश लिखा है तो यहाँ B डैश आएगा। इधर लिखा है W इक्वल टू, इधर से कॉमन हो गया Q, अंदर आएगा B प्लस B डैश, Q आ जाएगा अपॉन में B प्लस Q अपॉन में आ गया। अब बचा B प्लस B डैश। ओम्स लॉ लगा दें, B डैश यहाँ का विभवांतर है तो ओम्स लॉ लगेगा B बराबर आई आर। आई तो ये है, आर यहाँ का रेजिस्टेंस लगेगा तो B डैश की जगह पे आ जाएगा आई आर। ये फॉर्मूला बन गया सेल के विद्युत वाहक बल का, मैक्सिमम वोल्टेज का। यहाँ B प्लस आई आर, ये आई आर में इधर लाऊं तो घट जाएगा E में से, B माइनस आई आर इक्वल टू B, या लिख सकते हैं B इक्वल टू E माइनस आई आर। इस फॉर्मूले पर हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। यह है विभवांतर और विद्युत वाहक बल में रिलेशन। इसमें एक केस है कि यदि इस सेल को चार्ज किया जा रहा हो, यदि चार्ज करेंगे तो धारा सेल में से निकलेगी नहीं बल्कि सेल में अंदर एंट्री करेगी। यदि धारा सेल में जा रही हो तो I के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस आई। यहाँ माइनस आई रखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई आर। तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, करंट दे रहा है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो छोटा होता है E से। और हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि किस स्थिति में सेल के सिरों का विभवांतर विद्युत वाहक बल से बड़ा होगा, तो हमारा ऑप्शन है कि जब सेल को चार्ज किया जा रहा होगा, सेल को धारा दी जा रही होगी तो V की वैल्यू बड़ी होगी किससे, E से। एक ऑब्जेक्टिव और पूछा गया इसमें, एक्सरसाइज में भी है कि किस स्थिति में विभवांतर और विद्युत वाहक बल इक्वल होंगे। तो उसे देख लें। रिलेशन है V इक्वल टू E माइनस आई आर। E और ये बराबर कब होंगे, जब सेल से धारा न ली जा रही हो, जब I की वैल्यू 0 हो। तो I 0 होगा तो V इक्वल टू E माइनस, यहाँ 0 रखा जाएगा तो V किसके बराबर हो गया, E के। तो जब सेल से करंट ले ही नहीं रहे होंगे, सेल रखा होगा, उस समय V का मान E के बराबर होगा। इसी से हमारा एक करंट का रिलेशन अलग निकल जाता है, नोट डाल के दिखा दे रहे हैं। हमने लिखा V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये जो V है इसको मैं यहाँ पर ओम का नियम लगाऊं तो हो जाएगा V बराबर आई आर, कैपिटल R। तो यहाँ लगा देंगे I कैपिटल R, E माइनस आई आर। ये माइनस का आई आर इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, बराबर कैपिटल E। I हो गया कॉमन तो R प्लस स्मॉल r बराबर कैपिटल E। I इक्वल टू कैपिटल E
अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस फॉर्मूले से हम सेल की करंट निकाला करेंगे। आज का कार्य इतना ही, शेष कार्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।